हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोगों का कल एग्जाम है और आपकी तैयारी आई होप हो चुकी होगी, फिर भी हमने सोचा कि जब हम इतने दिन से आप लोग पढ़ा ही रहे हैं, क्यों ना आज भी कुछ बताया ही जाए ना, क्योंकि बिना बताए कुछ रहा नहीं जाता हम लोगों से। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हम सोचते हैं कि एक बार रिवीजन करवा दें, कि ताकि बाई चांस अगर बोर्ड में आता है, और आएगा ही कुछ ना कुछ तो जरूर फंसेगा यहाँ से भी, ठीक ना। तो वो आप कर लें और साथ में ही आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, ताकि कि जो भी हमने पढ़ा है कि हाँ हमको आ रहा है कि नहीं, बस उसी के लिए हमने ये छोटा सा वीडियो लिया है। मेन मुद्दा यही था कि बस आप लोगों को और थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं। तो आप करिएगा साथ में, और वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिएगा आंसर देने की, ठीक ना। और कमेंट में बताइएगा कि सही आ रहा है कि नहीं। फिलहाल खुद से भी आप चेक कर लीजिएगा कि कितना हमारा सही हो रहा है, ठीक ना। तो इसी से अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। तो यहाँ से देखो एक बात तो हमको कंफर्म कह दिया कि एक जो संख्या है वो दूसरे की क्या है, दोगुनी है। तो दूसरे की दोगुनी तो यहाँ पे सब हैं, ठीक है। और जो दूसरी बात कह रही है, अगर हम इसको बाय द ऑप्शन करना चाहेंगे, तो जो दूसरा बात कह रहा है कि दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का योग देखो 24 किसमें है, 16 और 8 24 यहाँ पे आ रहा है। 18 9 देखो नहीं 24 होगा ना। तो बस हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा हल्के में ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि गलत ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप दोगुना देखोगे तो दोगुना सब है, तब ऐसे नहीं कह सकते कि हम यही सही है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। ये आपके 6 वाले चैप्टर त्रिभुज में जो है एक प्रमेय है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो जो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल होंगे उनका अनुपात उनके भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है, उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है, अगर ये दोनों समरूप हैं तो हम कह देंगे कि इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है इनके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जो भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात होता है, अगर इसकी एक भुजा ए है, इसकी एक भुजा बी है, तो उनका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, मतलब स्क्वायर करके दिया गया है। ये कितना दिया है, 81:121। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक ना। बहुत आते हैं, एक नंबर में जरूर आ जाता है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर इसका हम इस अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमको ए और बी भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ए बटे बी बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 81 किसका होता है, 9 का होता है, और 121 11 का होता है। तो 9:11 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ भी, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा जो कह रहा है, देखो कह क्या रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठोस अर्धगोला है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो है, ठोस अर्धगोला है। तो अगर हम अर्धगोला बनाना चाहें तो ये हमारा क्या होता है, ये ठोस अर्धगोला होता है, ठीक है। और हमने इस चैप्टर का भी पूरा अच्छे से वीडियो बनाया था, ठीक ना। अगर नहीं देखे हैं, आपको डाउट है इस चैप्टर से, तो आप जाके देख लीजिएगा। फिलहाल अगर इतना समय नहीं है तो आप बस थोड़ा समझ लीजिए। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पहली बात तो अगर गोले का कहता है तो क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है। और अर्धगोले का अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2πr²। आप तो यही सोचोगे अर्धगोले का, लेकिन ये नहीं होता है। हमसे कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब अगर अर्धगोला है तो आप जो निकाल रहे हैं वो बस इतने का है, ए अर्धगोला है।
लेकिन ये जो अर्धगोला जैसे बॉल होता है, गेंद अगर कटी हो, देखो एक गोला ऊपर भी बनता है ना, ये वाली, ये संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, आधा वाला जो आया था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका एक और पाई आर स्क्वायर, अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमसे फार्मूला तो पूछा नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि अगर 1/2 सेंटीमीटर व्यास, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा त्रिज्या नहीं दिया गया है, ये हमारा व्यास दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम त्रिभुज वाला पहले मिटा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमको दिया क्या है, देखो हमको यहाँ पे दिया है व्यास दिया गया है, व्यास कितना है 1/2 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी होती है। अब 1/2 का आधी कितना होगा, आप लोग सोच रहे होंगे ना, आधी मतलब क्या, मतलब भाग करते हैं ना, कितने से, 2 से भाग कर देते हैं तो आधी हो जाती है, तो हमने भाग करके 2 लिख दिया। ये बस समझाने के लिए कर रहे हैं, तो इसका गुणा में होकर उल्टा हो जाता है, 1/2 मतलब 1/4 आ जाएगा त्रिज्या। अब अगर हमको निकालना है अर्ध मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर के जगह पे 1/4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बटे 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे देखिए सब ऑप्शन है, अगर आप 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तब भी ऑप्शन मिल जाएगा, और आप लोग पेपर में सोचेंगे कि हमारा सही है, लेकिन वो गलत है। ठीक ना, क्योंकि फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्या 3 पाई आर स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 3 पाई बटे 16 जो है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जो हमको देखना है इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसको हमने पूरा लिखा नहीं, हमने बस आपको याद दिलाने के लिए लिख दिया ताकि आपको एक बार दिमाग में घूम जाएगी, हाँ क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे हमको त्रिज्या दी गई है और थीटा दी गई है, और कह रहा है कि कोई अगर वृत्त है, ऐसे दिया था क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर वृत्त वाले किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, तो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है हमको 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद रहना चाहिए, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बस आप फार्मूले में रखिए, देखिए आंसर जो ऑप्शन हमारा दिया है, अगर पाई में दिया रहे तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, वैसे पाई में ही दिया रहता है ज्यादातर, तो अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो पाई आर के जगह पे 6 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60 बटे 360, 0 0 कैंसिल, 6 चौक 36 और 6 से 1 6 यहाँ भी कैंसिल, तो 6 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, बस रिवीजन है आपके 5 मिनट में। ठीक ना, अब देखिए जो इसके बाद वाला है, यहाँ पे हमको दिया गया एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 7.5 है और आधार 4.5 है, तो लंब पूछ रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक ना, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या दिया गया है, कर्ण दिया है, आधार दिया, मतलब लंब बताना है, तो लंब बताना है तो इसको यहीं रहने दो और आधार को इधर ले आओ, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, लंब स्क्वायर। अब हम रख के और निकाल लेंगे लंब जो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ के आना है बोर्ड पेपर में, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना, जो नहीं आते हैं उनको भी कुछ ना कुछ कर देना है। ठीक है, ताकि नंबर कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, आप इसको अब रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही तो इसको दशमलव हटा के हम 75 बटे 10 लिख सकते हैं, और इसको क्या 45 बटे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए जो कह रहा है छठवां क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि एक आयताकार आयत का क्षेत्रफल जो है 30 मीटर स्क्वायर है, और कह रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है, द्विघात समीकरण होगा। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई अगर हम x चौड़ाई x मान ले तो लंबाई कितना होगा, x + 1 होगा, तो ये हमारा लंबाई आ गया। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो x गुणे x + 1 बराबर 30, तो हम यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक ना, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। अब देखो आयत का जो होता है क्या होता है, x लंबाई गुणे चौड़ाई x + 1 बराबर
30, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका द्विघात समीकरण खाली पूछा है आप लोगों से, ठीक ना। तो बस हम अंदर गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर इधर प्लस 30 इधर आएगा तो -30 बराबर 0। तो ऑप्शन में आपको भटकाने के लिए कहीं यहाँ पे माइनस लगा दिया जाएगा, कहीं यहाँ पे प्लस लगा दिया जाएगा, कहीं दोनों जगह माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको बस सही वाला करना है कि जो कि ये है हमारा -30। तो थोड़ा सा अगर आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही मार के चले आएंगे। अब जो इसके बाद है 7वां क्वेश्चन हमारा, ये कह रहा है कि 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 46.6 kg है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 45.6 है, ठीक ना, kg नहीं है, 45.6 ही है मान लीजिए, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको लग रहा है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन को, हम फिर से लगा देंगे, ठीक ना। तो अब बेसिकली इसमें करना क्या है आप लोग ये जान लीजिए। जैसे हमसे कह दिया कि इतने सब चीजों का समांतर माध्य ये है, मान लेते हैं अभी, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे जब एक लाइन में दिया हो तो आप यही डायरेक्ट कर लिया कीजिए। तो 3 + 4 + 6 + x बटे कितने पद हैं, 4 बराबर 45.6। ये ऑप्शन तो दिया नहीं, मान लो ये हमारा है नहीं आंसर, ठीक ना। तो हम इसका गुणा करके बाद में फिर क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम सही वाला क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और खुद से करके बताइएगा कमेंट में। अब इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि x - 1/x का विविक्तकर होगा। विविक्तकर क्या होता है, ये मूलों की प्रकृति बताता है। जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अगर d का मान क्या हो, 0 से छोटा हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मतलब कोई मूल नहीं होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे, ठीक ना। और d बराबर 0 है तो मूल समान होंगे। तो d बराबर 0 पे भी क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे दे देगा x² + 4ax + 3 बराबर 0, कह देगा इसके मूल समान है तो x का मान, a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब आपको यही करना है कि b² - 4ac बराबर 0 रख लेना है, बाद में उसमें a आ जाएगा b की जगह पे, सॉल्व कर लेंगे, a का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो कह रहा है इसका विविक्तकर हमसे पूछ रहा है, x - 1/x बराबर 0 रहा होगा, ठीक ना। x - 1/x बराबर 3 या 0 था, कुछ भी था। तो अभी हम x लिख लेते हैं। बेसिकली इसमें करना क्या है वो हम बताना चाहते हैं। तो देखो, अगर हम x के x में गुणा करते हैं तो x² 1 का 1 में करेंगे तो 1 - 1 बटे x बराबर 0, x² - 1 बराबर 0। अगर इसका हम विविक्तकर चाहें तो क्या होगा, देखो b² - 4ac होता है, तो b यहाँ पे है ही नहीं, x का गुणांक नहीं है ना, तो यहाँ पे हम b को 0 रख लेंगे। 0 - 4 × a × c क्या होगा, -1 बराबर 0। तो माइनस से इसका होगा तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा 4। तो ये जो विविक्तकर है ये हमारा कितना आ गया, d बराबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो कुछ और भी दिया होगा तो हम लगा देंगे इसका भी, दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। अब जो 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य, देखो ये है, ठीक ना, ये वाला यहाँ पे लिखा गया है, मतलब एक ही चीज, तो वो दूसरा था, ठीक है। 45.6 उनके भारों का योगफल होगा। अब सिंपल हमको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि इतने व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य 45.6 है, तो इनका योग क्या होगा। तो जो समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, यही तो होता है समांतर माध्य। बराबर कितना दिया है, 45.6। पदों की संख्या कह रहा है, पदों की संख्या मतलब 12 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पदों की संख्या हमको 12 दिया गया है, तो पदों का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम 12 रख देंगे, 12 को उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो पदों का योग जो होगा, 12 व्यक्तियों के भारों का योग हम कह सकते हैं का योग बराबर 12 का गुणा कर लेंगे, 12 × 6 = 72 और 7 12 × 25 60 और 67 6 12 × 4 48 और 6 54, ठीक है ना। तो ये 547.2 kg ये जो हमारा आएगा, ये इनके भारों का योग हो जाएगा। ऑप्शन दिया रहेगा, आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो 10वां कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा कि एक नया क्वेश्चन है जो कि
कम देखा जाता है पेपरों में, लेकिन आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर यूनिक तो कुछ तो बनाएंगे ही, ताकि आप लोग खुद सोचो, खुद करने की कोशिश करो, ठीक ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या क्या होती है? माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर ऑप्शन में इनमें से मिल रहा है तो इसी को टिक करेंगे, कोई एक ही मिलेगा, ठीक ना। या ऐसे दे सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, नहीं है में चौथा ऑप्शन मान लो दे दिए बारंबारता, तब कौन सा मारेंगे आप लोग? तो आप लोग मारेंगे बारंबारता को। कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये सब माप हैं और ये नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी में है, तब वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा बारंबारता, वर्ग अंतराल, और कुछ दे देगा एक ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, एक दे देगा बहुलक, तो वहां पे हमारा बहुलक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या माध्य दे देगा एक ऑप्शन। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है तो वही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, बाकी ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है ना। आई होप ये क्विक रिवीजन हो गया होगा आप लोगों का सारे मैथ का पूरा, ठीक है ना। बाकी आप लोग एक काम कर सकते हैं, पेपर में जाने से पहले अभी आज एक पन्ना मतलब खाली पेज लीजिए और उस पे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक जो भी फार्मूले हैं आप अपने दिमाग से बिना मतलब देखे लिखिए, जहां जो जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसका, जैसे समांतर श्रेणी का एक बार पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन जरूर करके जाइए ताकि पेपर में बढ़िया हो सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हमने सैंपल पेपर भेजा है जिसमें कि ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करिएगा आप लोग पेपर में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।